हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और यह जो है ज्ञान बिंदु की तरफ से 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल 25 सेट है। इसका सेट 1 आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो इसके लिए तो स्पेशल बुक है ही, लेकिन साथ में अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार मद्य निषेध की तैयारी करते हैं, कक्षपाल की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए ये जो क्वेश्चन बैंक है वो ऑथेंटिक है। आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बिहार दरोगा लिखा है तो वो बस बिहार दरोगा के लिए, स्टूडेंट के लिए ही है। ये सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ये इसका जो क्वेश्चन है ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाया गया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार कक्षपाल, क्योंकि सभी का सिलेबस जो है वो लगभग 99% जो है सेम ही रहता है। तो आज हम सेट 1 पढ़ेंगे, जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को पढ़ना और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना थोड़ी सी टाइम तो लगेगी ही, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, यानी सभी के लिए है। और पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। कीव की राजधानी क्या है? कीव की राजधानी कहाँ पे है? तो कीव की राजधानी आप सभी को पता होगा कि कीव की राजधानी जो है यूक्रेन में है। कहाँ पे है? तो यूक्रेन में है। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? दूसरा का हो जाएगा हमारा सी, कुंवर सिंह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट क्या थे? तो जमींदार थे। पूछ देगा क्वेश्चन के कहाँ के जमींदार थे? तो आरा के जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह। तीसरा क्वेश्चन है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि सी हो जाएगा इसका कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होते हैं। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होते हैं। स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होते हैं। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा कि बैंगनी और नीला रंग का जो होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सर्वाधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और लाल में क्या होता है? प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक पॉइंट है। आगे देखते हैं 4 नंबर। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा जो है वह किन जातियों का उदाहरण है? ये हो जाएगा सुमेध जातियों के लिए। किसके लिए? सुमेध जाति के लिए। आगे पढ़ते हैं। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों के क्या है? उदाहरण है। सुमेध जाति के उदाहरण है। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या समझे कि 10 वर्षों में अगर 50% से अधिक की कमी अगर किसी प्रजाति में हो जाती है तो वो सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आ जाती है, ऑटोमेटिक। उसकी गणना की जाती है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही है। और दूसरा क्या है जी, अगर उसकी जनसंख्या जो मान लीजिए बाघ है किसी जगह पे और उसकी जनसंख्या में 10,000 से कम हो गया और 10 वर्षों में जो है उसका डाटा निकाला जाता है कि 10 वर्ष पहले मान लीजिए 100 है और अभी दिखा कितना? तो 90 हो गया, यानी 10% का कमी हो गया। तो उस कंडीशन में भी इसमें डाला जाएगा IUCN वेबसाइट पे केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। और तीसरा क्या है, जो केवल मान लीजिए 1000 ही बचा हुआ या उससे कम। ठीक है। तो हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जाति का उदाहरण है? तो सुमेध जाति को ये विलुप्त होने वाले हैं।
भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी जो है नमक पानी की झील है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सांभर, चिल्का, पंचपदरा और डिडवाना। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सी दिया हुआ है, यानी ये जो है चिल्का हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या हो जाएगा? तो हमारा चिल्का हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या है? तो चिल्का है, चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। क्या कह रहा है कि यह उत्तरी सरकार तट यानी ओडिशा में जो है अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत क्या है? तो शामिल है। आगे देखता है कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। याद रखिएगा कि अंतःस्थलीय सबसे बड़ी नमकीन झील कौन है? तो सांभर झील है, वो भारत की सबसे बड़ी है। सर्वाधिक लवणता वाले झील यानी सर्वाधिक लवण है इसमें, सर्वाधिक नमक वाले। ठीक है, 6 पे आता है। सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल जो है बने हुए होते हैं, तो किससे बने होते हैं? तो अर्धचालक के। किससे? तो अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल से मूल रूप में पीएन संधि होती है। किस कौन संधि होती है सोलर सेल में? तो पीएन संधि, जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट है कि जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि सोलर सेल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, और इसमें पीएन संधि होते हैं, और ये किस टाइप के होते हैं? तो अर्धचालक होते हैं। आगे देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाती है। अर्धचालक किसको बोलते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो है चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच जो होती है उसके बीच में होती है, चालक और अचालक पदार्थ के बीच में, वो अर्धचालक कहलाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा है? तो एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है। 7 नंबर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? पूछ रहा है कि इसमें धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश जो है शामिल नहीं था। देखते हैं, इसका हो जाएगा डी, ये ब्रिटेन शामिल नहीं था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन जो है वो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, वो मित्र में था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। सितंबर 1940 में जो है जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया? तो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र से बना प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा कि मित्र में कौन कौन था? तो पहला तो ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इस सब के सहयोग से जो यूरोपीय देश का जो गुट बना वो क्या कहलाया? तो मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? अगर आपको एक भी याद कर लीजिएगा तो उससे आप एलिमिनेट करके बना लीजिएगा कि इसमें कौन नहीं था। धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल देश है? तो जर्मनी, जापान, इटली, ये 3 जो है प्रमुख थे, जर्मनी, जापान और इटली। आगे देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोत में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, इससे होकर गुजरती है। यानी इलाहाबाद के नैनी जो है होकर क्या गुजरती है? तो हमारे ये जो है टाइम जोन भारतीय मानक समय गुजरती है।
भारत का मानक समय जो है कुल 5 राज्य से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दे कि भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। वधवा गम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधवा गम जो है, वधवा गम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद जो है वह सही है? तो इसका हो जाएगा हमारा बी, वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम सही है। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा कि 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो संधि कहलाता है। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि वधवागम शब्द का सही संधि जो है विच्छेद जोड़ वधु प्लस आगम होगा। वधवागम यन संधि का उदाहरण है। वधवागम जो है कौन सा संधि है? तो यन संधि है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब इसी में यन भी आ जाएगा। पहला कौन है? पहला है वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर्ण संधि। ठीक है, ये 5 है किसके? तो स्वर्ण संधि के। ये क्या है? तो प्रकार है स्वर्ण संधि के। ठीक है, स्वर संधि के क्या है? 5 प्रकार हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन अयादि। वृद्धि, दीर्घ, गुण, यन और अयादि। यन संधि का उदाहरण देखते हैं। आपसे पूछ देगा कि कौन से यन संधि का उदाहरण है, कौन दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो कौन अयादि स्वर संधि है। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कौन कौन से कौन है। चलिए देखते हैं यन संधि का उदाहरण। यन अति प्लस अधिक, अत्याधिक। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक जो होगा वो अत्याधिक हो जाएगा, ये यन संधि हो जाएगा। इति जोड़ आदि, ये इत्यादि। सु जोड़ आगत, स्वागत। सु जोड़ अक्ष बराबर स्वअक्ष। ऊपरी जोड़ उक्त यानी उपर्युक्त। ठीक है, यन संधि जो है जब किसी शब्द के अंतिम वर्णों में, ये देखिएगा पॉइंट है ये, कि जब शब्द के अंतिम वर्णों में हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री के बाद कोई स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के जगह पर यह हो जाता है। ठीक है, यह हो जाता है। जैसे कि वधु, उ आया और आगम है आ आया, तो क्या बन गया? ये उ और आ बन के क्या बनेगा? हुआ, तो वही होगा वधवागम। ठीक है, व्याकरण के भी अगर खत्म हो जाएगा ये सब, तो व्याकरण के भी जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम से रिलेटेड, स्वर, समास, कारक, विभक्ति हो गया, वो सब जो भी इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक टॉपिक करके करवाऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 10 नंबर देखते हैं। 10 मैथ क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, और प्रश्न से तो दोनों के आयतन क्या कर देंगे? कंपेरिजन कर देंगे। तो गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला पता है कि πr² होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। इसी फॉर्मूला से क्या कर दिए? तो कंपेयर कर दिए। तो इस तरह से हम क्या निकाल दिए? h निकल गया, h का वैल्यू निकल गया 2.7444। तो ये हमारा भी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 10 हो गया। अब आते हैं 11 नंबर पे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तब कह रहा है कि बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर 1968 में। अब इसका एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। याद रखिएगा 29 जून 1968, 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी से तक रहा था। बिहार में पहले बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय कौन थे बिहार के मुख्यमंत्री? भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये भी याद रखिएगा कि बिहार में जो है अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। इसमें अगर पूछेगा कि अंतिम बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो वो 2005 मारिएगा। और अकॉर्डिंग टू डेट पूछ दे पूरे एक्यूरेट, तो 7 मार्च 2005 से लेके 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अब तक जो है बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। 11 हो गया, 12 देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। पीवीटीजी विकास मिशन जो है वो किससे संबंधित है, तो सी हो जाएगा आदिवासी समूहों से। आदिवासी समूहों से प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म जो है वो पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स है। पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्राइबल और ग्रुप्स है। आगे देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उन्होंने व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के प्रावधान के अनुसार जो है राज्यों में 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग, याद रखिएगा कौन सा आयोग, तो ढेबर आयोग जो है 1973 में जो है ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था। किसने बनाया था, तो ढेबर आयोग ने, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। जो जनजातीय समूह में क्या है, तो कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था। कब नाम चेंज हुआ था, तो 6 में पूछ देगा कि पीवीटीजी का नाम कब चेंज कर दिया गया था, तो 2006 में। और इससे पहले जिसका क्या नाम था, तो पीटीजी था, बीच में वी ऐड कर दिया। ठीक है। 13 भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार जो है कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार जो है कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका हो जाएगा डी, इसरो। और इसरो का स्थापना जो है ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। ठीक है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नीति क्या करती है, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर क्या कराती है, तो ध्यान केंद्रित कराती है। इसे कब मंजूरी मिली, तो 2023 में। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा हमारा बी। ये बास्केटबॉल के मैदान क्या कहते हैं, तो हम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बास्केटबॉल मैदान को जो है कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। कब किया गया था, जेम्स स्मिथ ने किए थे 1891 ईस्वी में। FIBA 1932 में स्थापना हुआ। फीबा का स्थापना कब हुआ, तो 1932 में स्थापना हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। फीबा की स्थापना 1932 में। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इजी भी है। 12। राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 का 3 कहता है, अनुच्छेद 80 का जो 3 है वो कहता है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और किन किन क्षेत्रों से किया जाएगा, तो वो हो जाएंगे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो,
ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ठीक है, 16 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अमरम शब्द का अर्थ हो जाएगा सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिए जाने वाले अनुदान, अनुदान जो मिलेगा सैनिकों को। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था। यह भूमि का क्या था? तो सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को क्या किया जाता था? तो प्रदान किया जाता था। किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। किंतु भूमि पर जो है नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार था। ये हमेशा याद रखिएगा। और अमरम शब्द का अर्थ तो याद ही रखना है कि सैनिकों का अनुदान होता है। क्या होता है? तो सैनिकों को अनुदान होता है अमरम शब्द का अर्थ। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 कहते हैं, फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद। 18 प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की जो है सर्वोच्च चोटी है ये अनायमुडी है। कौन है? तो अनायमुडी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनायमुडी 2695 मीटर और प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो अनायमुडी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी जो है अनायमुडी 2695 मीटर, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे क्या ऊंची चोटी है। 19 नंबर देखते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर का। किसका किया जाता है? तो ऑयस्टर का किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? इससे मोती प्राप्त की जाती है। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ये याद रखिएगा। किसका? तो ऑयस्टर का। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र के समुद्री किनारा क्या तो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि इससे मोती निकाली जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो परितालिका, कॉर्निया, रेटिना और लेंस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर क्या है, यानी परितालिका के द्वारा। परितालिका के द्वारा क्या होता है? तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितालिका के द्वारा। इसका पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार का नियंत्रण परितालिका या आइरिस के द्वारा होता है। यानी परितालिका कोई क्या बोलते हैं? आइरिस, उसके द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे क्या होती है? एक संरचना होती है जिसे परितालिका कहते हैं। पूछ देगा कि परितालिका कहाँ रहती है? तो कॉर्निया के पीछे रहती है। परितालिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। परितालिका क्या होता है? तो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसके आकार को नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, 21 देखते हैं। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का केंद्र या मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ये हो जाएगा हमारा सी, गुणोत्तर माध्य। क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य का मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 सांख्यिकीय माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के जो है 5 सांख्यिकीय माप है। तो पहला है समांतर माध्य, माध्य का, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। कौन कौन है? समांतर माध्य, माध्य का, बहुलक, ज्यामितीय और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 जो है सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं। उपयुक्त 5 में से 3 जो है सर्वाधिक क्या है?
प्रचलित औषधि हैं, जबकि अन्य दो जो है जैसे कि ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औषधि विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। ये जो है विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़े को समुचित अर्थ विवेचना के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अतः सही गुणोत्तर माध्य होगा, क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य से क्या होगा, आंसर सही होगा। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य नहीं है, लेकिन माध्य, मध्य का हरात्मक माध्य ये हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, अधिक अपवर्तनांक वाला जो है वो माध्यम क्या है, तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित क्या होगा, सघन होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरे की अपेक्षा क्या, तो प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है वो क्या होगा, तो प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि विरल माध्यम जो है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो सघन माध्यम की अपेक्षा जो वो अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण क्या होती है, तो धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पे झुक जाती है, तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है, तो जब यह सघन से विरल में गमन करती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है, तथा यह क्या होती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य जो है हिमालय जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। 23 का हो जाएगा हमारा बी, ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जो है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराई द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। कितने हैं, तो 4 प्रादेशिक विभाजन है। देखते हैं कौन कौन है। पहला है जैसे कि प्रादेशिक विभाजन, लंबाई और विस्तार। जैसे कि पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर। कितनी है, तो 560 किलोमीटर। और इसका विस्तार जो है वह सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है और इसका विस्तार जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। दूसरा है कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। कितनी है, 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय। और इसका विस्तार जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। कहाँ पे है, तो इसका विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य इसका विस्तार है। किसका, तो कुमायूं हिमालय का। नेपाल हिमालय का विस्तार हो गया 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य जो है नेपाल हिमालय है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। उसके बाद असम हिमालय इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। कितनी, तो 720 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो है आपको तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है इसका विस्तार है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य, असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। ठीक है। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। मतलब अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना जो है सरकार के द्वारा क्या कहलाता है, तो ये उदारीकरण कहलाता है।
उदारीकरण, ये याद रखिएगा, उदारीकरण क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को जो हटाया जाता है वो कहलाता है हमारा उदारीकरण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की क्या है? तो नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रण के संबंध में उदार होना या मुख्यालय उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से क्या है? तो संबंधित है। फिर से देख लेते हैं कि क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रण के संबंध में उदार होना, क्या होना? उदार होना या मुख्यालय उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से क्या है? तो संबंधित है। क्या? उदारीकरण। 25 देखते हैं। ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है किसने लिखी? 1809 में जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक लिखी गई थी। ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये हो जाएंगे राम मोहन राय के द्वारा, राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बहुत बार पूछा गया है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो पूछा ही जाता है अक्सर। राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये के विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ, यह जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था, लेकिन अभी जो है 2025 चल रही है तो अभी ये चेंज हो गया है। और अभी जो वर्तमान में है वो अभी आपके वर्तमान में है न्यायमूर्ति विपुल एस पंचोली। न्यायमूर्ति जो है विपुल एस पंचोली है, जो कि 21 जुलाई डेट लिख देता हूँ मैं आपको, 21 जुलाई और 2025 को क्या किए हैं? तो शपथ के लिए है। इनका नाम क्या है? तो नाम है इनका न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। ये अभी वर्तमान में है। 27 देखते हैं। हाल ही में विपर्जय खबरों में था, वो क्या है? विपर्जय जो है वो खबरों में था, वह क्या है? तो वो एक चक्रवात है। क्या है? तो चक्रवात है। हाल ही में खबरों में रहा विपर्जय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका जो है नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। इसका नामकरण जो है किनके द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। विपर्जय का नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? पूछ रहा है कौन से ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ये कहलगांव हो जाएगा। कहलगांव जो है वह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, लेकिन तिरोरा, चंद्रपुर, ट्राम्बे ये तीनों है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भागलपुर बिहार में, कहाँ पे? तो बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। यह परियोजना किनके अधीन है? तो एनटीपीसी का अधीन जो है वो किस पे आधारित है? तो कोयला पे, कोयला आधारित संयंत्र है। आगे देखते हैं। आगे 29 नंबर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो क्या होता है? 1/6 होता है। 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा पृथ्वी का वस्तु पर भार इक्वल टू 1/6। आगे देखते हैं 30। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक जो है वो सेल्सियस में होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह
तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय ताप का वह तापमान जिस पर द्रव जो है वो उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण का है। क्वथनांक जो है समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। उस गुण के कारण जो है द्रव में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे जो है वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान जो है 373 केल्विन, इस 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन होता है। 31 देखते हैं। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये हो जाएगी तरलता घटाती है। क्या करती है? तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में जो वृद्धि है वो क्या करती है? तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता क्या होती है? तो घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर प्रदान करता है। किन के लिए करता है प्रदान? तो अल्पकालीन ऋणों के लिए प्रदान कराता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर जो है इसका प्रयोग जो है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव, ये पॉइंट देखते हैं। क्या कहता है कि रिवर्स रेपो दर में जो है वो वृद्धि का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये कथन में पूछता है क्वेश्चन कि निम्न से कौन सा प्रभाव रिवर्स रेपो दर को प्रभावित करती है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। वाणिज्यिक बैंकों के पास जो है वो पूंजी की कमी होगी। कब? जब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि हो जाएगी। बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। ऑटोमेटिक है, तरलता कम होगी तो परिणाम स्वरूप ब्याज में क्या होगा? वृद्धि होगा। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। अब रिवर्स वृद्धि होगा तो इसमें तरलता में तो कमी आना ही है। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। यानी कह रहा है कि अगर व्यय और निवेश जो है उसके व्यय में क्या होगी? गिरावट होगी, तो उसके मांग में भी कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी। मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर पूछेगा कभी जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण कब किया जा सकता है, तो ऑप्शन रहेगा रिवर्स रेपो दर को घटा के, बढ़ा के, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से रहेगा तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स रेपो दर की वृद्धि का अगर हम रिवर्स रेपो दर अगर बढ़ा दी जाती है तो मुद्रास्फीति नियंत्रण सामान्य लाया जा सकता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसका जो है थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा, इनका विकल्प असंगत है। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना, थोड़े समय में अधिक कहना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे वाक्य जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। यानी जो उनका समान वाक्य दिया हुआ अर्थ लेकिन विशेष प्रकट करता है वो हमारा मुहावरा कहलाता है। जैसे कि एक दो पढ़ देते हैं। हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 33 धुआंधार, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात, ये हो जाएगा डी नर्मदा। धुआंधार प्रपात का संबंध जो है नर्मदा नदी से है। अब देखते हैं जलप्रपात। ये जलप्रपात है क्या? जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा जलप्रपात कहलाता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश जो है वो हमारे पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति है अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। क्योंकि यहाँ की जो भू आकृति है वो अत्यधिक ऊंची नीची होती है, ऐसी ऐसी होती है, ऊंची नीची होती है, तथा शैल जो है हमेशा कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है कौन? धुआंधार जलप्रपात। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी। धुआंधार नर्मदा नदी। मैथ क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। इसका हो जाएगा सी 50%। वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद अंकित मूल्य से निकाल लेंगे इसका परसेंटेज कितना कम या बढ़ा है, और वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लेंगे, लास्ट में निकल जाए अभिष्ट वृद्धि या प्रतिशत। तो मैथ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये रहा। आगे देखते हैं 35। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास, अब समास किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाता है तो वो हमारा समास कहलाता है। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन दिया है तो पढ़ लेंगे। जैसे कि समास के भेद। अब समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। छठा कौन है? तो कर्मधारय समास है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। यहाँ एक दिया हुआ है और समास में करवाऊंगा कवर। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? अगर विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे तो कारक होगा। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने से प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु दक्षिणा के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी किनके लिए? तो गुरु के लिए दक्षिणा। ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य विधेयक है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पायरेटेड फिल्म जो बनती है उनके कंटेंट पर रोकना और आयु अनुसार रेटिंग देना। जैसे कोई के मूवी पर होता है ना कि 18+ मूवी है, 18+ मतलब 18 के नीचे फिल्म नहीं देख सकते हैं जो भी लड़के लड़कियाँ हैं। तो वो जो है ये संशोधन विधेयक 2023 जो इसमें आया, फिर सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म जितने भी हैं उनके कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार उनके रेटिंग को सुनिश्चित करना कि कौन देख सकते हैं कौन नहीं देख सकते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। किसने की थी? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। पूछ देगा क्वेश्चन की जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है वो किनके द्वारा करवाया गया था? तो सूचना और प्रसारण मंत्री। सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा कौन थे? तो अनुराग ठाकुर। 37 निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किनका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसे हम HF भी कहते हैं। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का उपयोग किया जाता है। किनका किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का किया जाता है। इनका जो अन्य नाम कौन कौन है? तो फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। यह जल में क्या है? तो हाइड्रोजन का विलयन है। जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 38 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1915 में जो है भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो ये हो जाएगा काठियावाड़ी किसान की तरह। काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का वे निर्णय लिए। कह रहा है कि 1915 में
15 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। फिर जाके देखिए, पहले क्या किए, 1915 में वे निर्णय लिए, उसके बाद 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते ही रह गए। ये स्रोत एनसीईआरटी का है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाता था। क्या कहलाता था? यानी मध्यकाल में जो सामंत उसका लॉर्ड, यानी सामंत मतलब लॉर्ड, जो जमीन देता था, जमीन देने वाला, डैश कहलाता था। ये हो जाएंगे बी यानी फिफ। मध्यकाल में सामंत जो लॉर्ड जमीन देता था वह क्या कहलाते थे? तो फिफ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फिफ। आगे पढ़ते हैं। सिंपल है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह फिफ कहलाते थे। आगे 40 नंबर है। निम्न से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा है जो मिश्रण नहीं है? तो ये हो जाएंगे हमारा आश्रित जल। आश्रित जल है वो क्या है? तो मिश्रण नहीं है। आश्रित जल मिश्रण नहीं है। शेष सभी क्या है? मिश्रण है। कौन कौन? वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक, ये तीनों क्या है? नमक। ये तीनों मिश्रण है। यौगिक क्या है? तो यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से क्या होता है? बनता है। जैसे जल, आसुत मीथेन, चीनी, नमक आदि। आगे देखते हैं 41। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य या उसका सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी कब लागू हुआ ये हमें कमेंट करके बताइए। 42। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का जो है वह तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। तो उनकी हत्या कब की गई थी? तो 28 जून 1914 को उनकी हत्या की गई थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कांड? तो सेराजोवा का हत्याकांड। पूछेगा कि सेराजोवा हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है, किस कांड से संबंधित है? सॉरी, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो कि ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी उन्हें ही सेराजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया? वो समझा कि सर्बिया का षड्यंत्र है यह, तो उसके खिलाफ उसने युद्ध की घोषणा कर दी। 43। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटीम स्पीकर किसे चुना जाता है? प्रोटीम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है वो प्रोटीम स्पीकर चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटीम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ठीक है। और प्रोटीम स्पीकर की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी। कौन सा देश G20 सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य नहीं है पूछ रहा है? तो नहीं है तो 44 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत, तुर्की और फ्रांस ये तीनों है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं G20 का गठन। G20 का गठन कब हुआ? G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। फिर से पढ़ देते हैं। इसका जो गठन है 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक
आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, वैश्विक तथा आर्थिक वित्तीय मुद्दा जो है उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसका स्थापना किया गया। G20 में 19 देश है, यह याद रखिएगा हमेशा कि G20 में कितने देश हैं, तो 19 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं टोटल, लेकिन जो है अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर जो है इसमें 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य का हम नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, अभी जैसे जस्ट ही क्वेश्चन था, इसमें से कौन सदस्य नहीं है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 45। निम्न से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? निम्न से कौन से पादप युग्मों जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों में क्या होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प होते हैं। वो क्या होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं जब पुष्प में पुकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जब पुष्प में जो है पुकेसर एवं स्त्री केसर जो है दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहा जाता है? उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुकेसर तथा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाता है? तो एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। कौन पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों। 46। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो ओलंपिक में जो है सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो किसका किया? तो टेनिस का प्रतिनिधित्व किया। किसका किया? टेनिस का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है। 47। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? यूरोप को तो पुर्तगाल ने किया था। कौन किए थे? तो पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधि के युग में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधि के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे। जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज की। क्या की? तो नए समुद्री मार्ग के खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का क्या किए? तो गठन किए। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजकुमार जो है हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में, कब? तो 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड की खोज की। कैप ऑफ गुड हॉफ की खोज की। कैप ऑफ गुड की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी थे। कब किए थे? तो 1488 ईस्वी में किए थे खोज की। जो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? दक्षिणम बिंदु है। पूछ देगा कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन है? तो कैप ऑफ गुड हॉफ। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा, यानी कोलंबस कहाँ के थे? तो स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगालियों द्वारा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। 1498 में क्या की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई
और 1492 में अमेरिका की खोज की गई, किसके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा, ठीक है। और वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया गया था। BST-BC कक्षा 9 भौगोलिक खोज, पेज नंबर इतना, यानी इसके यहाँ से लिया गया। ये आगे है 48 नंबर, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। ये हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3 से। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। या तो 1/3 नहीं तो न्यूनतम अगर देखा जाए तो 40 होना ही चाहिए। आगे 49, जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान जो है वो डी होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। जी का मान कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी का मान बता दिए हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण न्यायक कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और जी का फॉर्मूला आपको पता है, जी m1 m2/r² होता है। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कौन? तो जी, कैपिटल जी के बारे में बात किया जा रहा है। सभी स्थानों पर इसका मान जो है एक ही रहता है, यानी इतना ही रहेगा सभी पे। डेमो शब्द का अर्थ 50 पे आ गए, 50 बचे हुए हैं। डेमो शब्द का अर्थ क्या है? तो जनता। डेमोस मतलब क्या है? तो जनता है। डेमोस मतलब क्या होता है? तो जनता होता है। डेमो शब्द का अर्थ पर जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है, यानी डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है और इसी का जो हिंदी रूपांतर क्या है? लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। जिनका अर्थ क्या है? जनता और शासन। लोकतंत्र शब्द जो है वो डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ये दो यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। 51 देखते हैं कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं। 7, क्योंकि 2023 का है। 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ, ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 13 जनवरी 2016 को। किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। 2023 में, हाँ सॉरी, ठीक है, 2023 में क्या कर दिए? तो 7 वर्ष ये पूर्ण कर दिए। 52, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 52, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नहीं है लेकिन 53 देखते हैं। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35, संविधान के भाग 3 जो है उसमें 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के भाग 3 को जो है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आगे देखते हैं। नाबीब मरुस्थल स्थित है। नाबीब मरुस्थल जो है वह स्थित है तो अफ्रीका में। कहाँ पे? तो अफ्रीका में नाबीब मरुस्थल स्थित है। 55 देखते हैं।
पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जो है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। कब की थी? तो 1909 में। कब? 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई है। भाषा पूछ दे तो क्या हो जाएगा? गुजराती। 56 देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ये हो जाएंगे पी.के. श्रीवास्तव। पी.के. श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो पी.के. श्रीवास्तव है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो पी.के. श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार में किस पर्पज से है? तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम याद रखिएगा, संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर जो है 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। ठीक है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। इसका सी हो जाएगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होने चाहिए। कोरम यानी कोरम क्या होगा? कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। ये क्या है? तो इनकी न्यूनतम संख्या है, उसी को कोरम बोलते हैं। जिनकी उपस्थिति से सदस्य का कार्य क्या होता है? तो संपादित होता है। इन्हीं की उपस्थिति से इनका कार्य क्या होगा? संपादित होगा। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यह प्रत्येक सदन में जो है पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। आगे देखते हैं 58। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जो है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इनका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तार विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में क्या किया जाता है? तो बताया जाता है। साथ साथ क्या किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षणों में देश के सामने जो है मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में क्या किया जाता है? तो बताया जाता है। आगे 59 मैथ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट CI निकालिए तो CI का फॉर्मूला होता है P = 1 + R/100 का पावर n-1। इस पर पुट कर दिए तो क्या आ गया? 1191.60 यानी ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर 1191.60। 60 देखते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। यानी जिनका हम उपयोग करे जा रहे हैं वो अगर समाप्त हो गया तो वो क्या कहलाएंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या
उन्हें बदला नहीं जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया कि जिनका हम एक और उपयोग कर दिए उन्हें फिर हम बदल नहीं सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे, या उसका हम दोबारा उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 61 नंबर। यहाँ पे नवीकरणीय एक और दिया हुआ है, और नवीकरणीय इसके विपरीत होता है जिसका पुनः पूर्ति योग है, जैसे कि सूर्य का किरण, ये सब पुनः पूर्ति योग है। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। पूछेगा कि कौन से संसाधन है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म अब है क्या, इसको देख लेते हैं। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है, यानी जो जीव उसमें मर जाते हैं उनके शरीर का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, तो समाप्ति हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग जैसे ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। यानी कभी कभी क्या होता है, जीव तो मर गए लेकिन उस ऐसे जगह पर चले गए जहाँ पर उनका बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं हो पाया, यानी वे तो पूरी तरह से शरीर गल नहीं पाए, तो उसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट की वजह से अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसकी जैसे कि वो जीवाश्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उदाहरण जैसे कि यदि कोई मृत कीट, आप देखते हैं कैसे मृत कीट गर्म मिट्टी के सूख कर कठोर हो जाए तथा उसे कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जीवाश्म कितने साल पुराना है, तो पहले तो पता है कि C14 से पता लगा सकते हैं हम कार्बन के 14 पद्धति से, लेकिन कितने साल पुराना है इस बात के आकलन करने के दो घटक है, एक तो सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। यही हो गया। जीवाश्म की परत दर परत वर्षों तक अधिक दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। जीवाश्म के परत दर परत, यानी कि जीवाश्म है उस पर एक और परत आ गया, फिर से परत आ गया, फिर से परत आ गया, और दाब भी बढ़ रहा है और परत भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उसके जो कारण जो चट्टान बन जाते हैं वो बाद में क्या हो जाते हैं, चट्टान में बदल जाते हैं। ये हमारे जीवाश्म कहलाते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। चट्टान जो है या तो जीवाश्म युक्त भी होंगे या नहीं तो जीवाश्म रहित भी हो जाएंगे। 62 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है। डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो SC किसके लिए, तो SC के लिए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधन में एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से लेकर 66 तक चल रही है। यह योजना जो है लड़कियों के लिए 1961 से लेकर 66 तक चल रही है। इसे 1989 से लेकर 90, इसे 1989 से लेकर 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था। यह जो है 89 से लेकर 90 के बीच में जो है, पहले ये लड़की के लिए था, 1961 से लेकर 66 चल रही थी उस समय से। 89-90 में लड़कों के लिए भी शुरू किया गया तथा 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। क्या किया गया था, 8 और 18 में इन्हें संशोधित कर दिया गया। इन्हें फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध जो है डैश विद्यार्थी के लिए है, तो SC के लिए। 63 कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। कौन सी भारतीय कंपनी ऐसी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, ये हो जाएगा BSNL। ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और रैनबैक्सी ये सब है, ये सब है। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स गाड़ी, रैनबैक्सिस यानी रैनबैक्सिस क्या है, तो दवाई का फैक्ट्री है, एवं एशियन पेंट्स यानी पेंट
ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय निगम कौन कौन से है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां है जो स्वयं को अपना कार्य देश में शामिल करती है, यानी स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है, लेकिन अपने शाखाओं, सहायक कंपनी आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देश में अपना अपना व्यवसाय संचालित करती है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगी, एक तो अपने देश में भी बड़े लेवल पर उनका व्यापार चल रहा है और दूसरे देशों में जाके कंपनियों के साथ टाइप करके और वहाँ भी अपने कंपनी के ब्रांडेड के क्या कर रही है, प्रचार कर रही है, वहाँ पे बेच रही है, सेल कर रही है। तो ये क्या होगी, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाते हैं। ठीक है, 64 देखते हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। वो क्या कहलाएगा, तो पाइथन 5। क्या है वो, पाइथन 5 है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन पाइथन 5 को एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल से जोड़ा है। किसे, तो पाइथन 5 को जोड़ा है। 65 देखते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने, यानी बिहार के ऐसे कौन ऐसे राज्यपाल बने जो कि भारत के आगे जाके राष्ट्रपति भी बन गए, तो वे रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से लेकर जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के कौन से क्रम के थे, तो 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से लेकर 22 ईस्वी तक रहे। पहले तो ये 14 में थे और ये 2017 से 22 के बीच में रहे, और एकमात्र अभी आगे जाके हो भी सकता है जो कि बिहार के राज्यपाल थे और जाके राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, 66 नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत डैश राज्य में स्थित है। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो हिमालय प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। चमगादड़ तथा पंछी के पंख, ये क्वेश्चन है कि चमगादड़ तथा पंछी के जो पंख है वो कैसे हैं, समजात अंग है या संवृत्ति है, अवशेषी है या जटिल है। ये कैसे है, तो संवृत्ति है। संवृत्ति यानी एनालोगियस अंग, संवृत्ति अंग है चमगादड़ तथा पक्षी के। अब देखिए संवृत्ति और समरूप ये सब क्या कहलाता है वो देखेंगे आगे। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है संवृत्ति है। अब देखिए संवृत्ति ऑब्लिक समरूप ये दोनों एक ही वर्ड है, नाम अलग अलग है। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है, जैसे कि पक्षी और चमगादड़ के पंख को हम बारीकी से देखें तो हमको पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है। यानी उनको लगता है कि जो उनकी उंगलियों से अगर फैलाती है वो चमगादड़ तब जाकर वो पंख बनती है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रवाही के त्वचा के फैलने से बनते हैं। लेकिन पक्षियों के जो पंख है वो उनकी जो बाह्य त्वचा होती है वो डायरेक्ट फैलाती है, तो लगती है कि क्या जो पंख ही है। लेकिन चमगादड़ होती है तो हमें क्या लगता है वो अपने हाथ से उड़ रही है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है। दोनों तो पंख का ही काम कर रही है, लेकिन दोनों के संरचना बनावट में क्या है, बहुत ही अंतर है। लेकिन अब सिंपल समझ सकते हैं, जिसका काम क्या है, सेम है लेकिन बनावट अलग है, वो संवृत्ति या समरूप कहलाती है। आगे, वो ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। सही है कि सभी के लिए समान उत्पत्ति नहीं है, इस कारण या उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। इसीलिए समरूप है क्योंकि वो उड़ने के लिए दोनों यूज करते हैं, लेकिन बनावट अलग नहीं है, बनावट अलग है। 68
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। 68 का सी वही हो जाएंगे, विमोश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है विमोश चंद्र बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। यानी ये क्या थे? एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। दिसंबर 1885 में की गई थी किसकी स्थापना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे? तो बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये याद रखिएगा कौन कहाँ पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी विमोश चंद्र बनर्जी, और सचिव AO ह्यूम थे। सचिव कौन थे? तो AO ह्यूम थे। अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी। E20 क्या है? E20 क्या है? तो E20 क्या है? तो एक एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, एल्कोहल मिश्रित क्या? तो पेट्रोल है E20। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के मध्य 20% इथेनॉल का मिश्रण है। E20 जो है पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का भी क्या है? मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। IEW के द्वारा E20 फ्यूल को क्या किए? तो लॉन्च किए। ठीक है। 70 डैश एक आवश्यक तत्व है। डैश क्या है? एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। यानी पूछेगा क्या प्रोटीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। कौन सा ऐसा तत्व है जिनका प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में क्या किया जाता है? तो किया जाता है। आगे है कि नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व जो है पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों का जो मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। वातावरण में कितने हैं? तो 78% नाइट्रोजन है। परंतु पादप इसे गैस के रूप में ना लेकर नाइट्रोस या नाइट्रेस के रूप में प्रयोग करते हैं। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप जो है इसमें इस गैस के रूप में ना लेकर नाइट्रस या नाइट्रेस के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन? पादप यानी पौधे। नाइट्रोजन का यूज जो है नाइट्रेस और नाइट्राइट्स के रूप में पादप यूज करते हैं, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। 71 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब? तो 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ये 2023 की है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। 72 बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता वे कौन है? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शॉन कॉर्नी। शॉन कॉर्नी जो है वे बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता बने थे। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो है शॉन कॉनेरी थे। शॉन कॉनेरी पढ़े थे। हाँ, शॉन कॉनेरी, ठीक है। शॉन कॉर्नी ने डॉक्टर
डॉक्टर 9 लिखा हुआ है, 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक है। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित ये बॉन्ड श्रृंखला जो है दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। आगे 73 देखते हैं। 73 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। भारतीय संविधान का जो है वह कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो वो हो जाएगा हमारा 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147, भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय, क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो 124 अध्याय 4 भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147। ठीक है। आईपीएल का क्वेश्चन है, तो अभी तो 23 का ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी अभी 2025 में आरसीबी जीती है, आरसीबी याद रखिएगा। और उप विजयी टीम रहा था पंजाब, हाँ पंजाब रहा था उप विजय टीम। दोनों कप्तान का नाम आपको याद ही होगा, आरसीबी के थे रजत पाटीदार और पंजाब के थे श्रेयस अय्यर। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन द बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है। 76 भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। फिर से पढ़ते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन है उनका जो है क्या उत्तरदायित्व है, तो ये हमारे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 76 का। 76 का बी दिया हुआ, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का कार्य उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना है। एनएसएसओ का एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। एनएसएसओ क्या है? एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1950 में एनएसएसओ की स्थापना की गई थी। देश के आंकड़ों से संबंधित आवश्यकता पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से इसकी की गई थी। बड़े पैमाने पर सर्वे करने से के उद्देश्य से की गई थी। 77 देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है वो कौन है? तो सी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यवादी। और संविधान का अनुच्छेद 76, अनुच्छेद तो याद ही रखना है कि महान्यवादी के पद का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में प्रावधान किया गया है। महान्यवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको ये देखना है कि इनमें से कोई नहीं मारना है, या उस पर लिखा है कि इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनको रख सकते हैं, या हो सकता है तो हटा सकते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यवादी आर वेंकट रमनी है। एक कौन है? तो आर वेंकट रमनी। आगे देखते हैं 78। NBS-01 एक डैश है। NBS-01 एक डैश है, तो क्या है? तो ये उपग्रह है। क्या है? तो NBS-1 एक क्या है? तो उपग्रह है।
यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह से पहला है। NVSO-01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह जो है इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की क्या है, तो दूसरी पीढ़ी के उपग्रह से पहला है। NVSO-01 उपग्रह को GSLV F-12 वेसिकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि NVS-01 एक क्या है, तो एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। 79 कह रहा है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक जो है किसके द्वारा संकलित की गई है? ये हो जाएंगे हमारा यशवंत व्यास। कौन हो जाएंगे? यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यशवंत व्यास के द्वारा। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब जो है गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को क्या करती है, तो चित्रित करती है या दर्शाती है। 80 मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। ये हो जाएंगे 3286 हो जाएंगे। 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य निकाल लेंगे, फिर 3100 के स्टॉक का मूल्य वो भी निकाल लेंगे और 3286 टोटल आ जाएंगे। ये RS अग्रवाल का मैथ क्वेश्चन है और सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 80 का हो जाएगा 3286। 81 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा पूछ रहा है। भगत सिंह। कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह। सभी क्वेश्चन एक पे एक है क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है और एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से अगर सुनिएगा तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मद निषेध, दरोगा, कक्षपाल, किसी भी तैयारी करते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में किए थे। कहाँ पे किए थे? पहली बात तो भगत सिंह ने किए, 1926 में किए, पंजाब में किए। ठीक है, भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में किए थे। इनका अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य कौन थे? तो एक छबील दास और यशपाल थे। छबील दास और यशपाल। अगर पूछ देंगे कि नौजवान भारत सभा के अन्य संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं, तो छबील दास और यशपाल थे। छबील दास और यशपाल। 81 देखते हैं। 81 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेडेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क, तो ही वर्कड हार्ड के बाद वर्क दिया है, इसी को चेंज करना था। इस फिल इन द ब्लैंक्स के वाक्य में 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज सजेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए रिक्त स्थान में भी समान टेंस होना चाहिए। इस प्रकार वर्क के जो बदले हैं ये वर्कड हो गया। ठीक है। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो ये हो जाएंगे नीति आयोग। कौन करते हैं? तो नीति आयोग करते हैं। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। ये याद नहीं रखिएगा क्योंकि अभी 2025 चल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89, फिर उसके बाद 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 300 अंक के स्थान पर कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये नीति आयोग करते हैं। ठीक है। 84 तापमान का ऐसा इकाई क्या है? तापमान का ऐसा इकाई क्या है? तो तापमान का ऐसा इकाई आपको पता है कि केल्विन है। केल्विन है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने हैं। पहले कौन कौन से हैं? तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है, पहले सेल्सियस के बारे में पढ़ते हैं। सेल्सियस क्या कहता है कि इस पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। सेल्सियस में क्या होता है
कि इनका जो क्वथनांक अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। उसके बाद है केल्विन। केल्विन पैमाना क्या बोलता है? केल्विन, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु, इस पे जो है केल्विन पर जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 373.15 केल्विन, तथा हिमांक बिंदु जो है 273.15 यानी 273.15 केल्विन लिया जाता है। फिर से पढ़ देते हैं। केल्विन पैमाने पर जो है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक बिंदु जो है 373.15 केल्विन होता है और हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट देखते हैं। इस पर जल का क्वथनांक बिंदु जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। हिमांक कितना लिया जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक जल का जो लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। आगे है रोमर पैमाना। कौन है? रोमर पैमाना। इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर, इस पर जो है क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री रोमर, तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री लिया जाता है। रोमर पे जो है क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री और हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है 85, 84 हो गया है 85। केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारे हो जाएंगे बी, मणिपुर में। कहाँ पे? तो मणिपुर में हो जाएंगे केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत तरह पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, कि यह जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो मणिपुर में है, केबुल लामाजाओ। ठीक है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फमुदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फमुदी। इस पर तैरते हुए क्या पाए जाते हैं? तो द्वीप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? फमुदी बोलते हैं। फमुदी क्या है? तो फमुदी मतलब क्या होता है? तैरता हुआ द्वीप। तो कहाँ पे? मणिपुर में, केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 86। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है वह दी जाती है। तो ए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो होता है उससे प्रेरित विद्युत धारा की क्या दी जाती है? तो दिशा की गणना की जाती है, यानी दिशा दी जाती है। आगे पढ़ते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार। अब देखते हैं इसका नियम। जैसे कि दाएं हाथ को अगर हम इस तरह से फैलाएं, जिस तरह से ये है, ठीक है, तो इसमें जो है अंगूठा क्या बताएगी? तो हमारे चालक की गति बताएगी। ठीक है। मध्यमा चालक के प्रेरित विद्युत धारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। चालक की गति, चालक के प्रेरित विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। इस नियम के अनुसार हाथ की तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसका नाम है, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो? तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पे। अंगूठा चालक की गति बता दिए। अंगूठा क्या करेगा? चालक की गति को बताएगा। तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी क्या कहेगा? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तथा मध्यमा जो है वो चालक की प्रेरित धारा, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यह 12th के बुक के NCERT से लिया गया है। ठीक है। 87 देखते हैं। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? बहुत बार पूछा गया है कि मनरेगा भारत में जो कब लागू हुआ था? 2006 में, 2006 में। और इसी का जो है नरेगा बाद में कर दिया गया ना। मनरेगा, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? 2006। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले में, आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई। कहां से हुई? तो अनंतपुर गांव से शुरू हुई थी। क्या? तो मनरेगा। पूर्व में इसका नाम क्या था? नरेगा। पूर्व में इसका नाम था नरेगा, जिसे 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यही मैं बोलने वाला था कि नरेगा का स्थापना हुआ था 2006 में। बाद में इसमें मनरेगा जोड़ दिया गया, मनरेगा एम जोड़ दिया गया। ठीक है।
इसे कब बदला गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया 88। इंग्लिश से क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल हिम ए पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका हो जाएगा सी। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, यानी ही इज ए कॉल्ड ए पीस मेकर। अब ही इज ए कॉल्ड ए पीस मेकर देखते हैं कि एवरीवन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, कॉल्स V5 है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, पीस मेकर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कथन। तो इसका जो चेंज किए बाद में देखिए पैसिव वॉइस के लिए, और पैसिव वॉइस के लिए जो हम यूज़ किए हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहले तो ऑब्जेक्ट हम बाहर किए, इज एमआर एक हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर V3 और कॉम्प्लीमेंट ए पीस मेकर हो गया एज इट इज। इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ही इज ए कॉल्ड ए पीस मेकर। ठीक। 89 देखते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या कहलाता है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सालय, यानी आँखों से संबंधित जो चिकित्सालय कहलाता है वो ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑफ्थेल्मोलॉजी। 90। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता है जो खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये हमारा सी हो जाएगा कि ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता है, ये नहीं पाई जाती है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये क्या जो है ये नहीं पाया जाता है, बट ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, ये सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। इनका फैलाव जो है एक समान नहीं है, ये भी सही है। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता सही नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। भारत में जो अधिकांश खनिज जो है वे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। याद रखिए कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे हमारे ओडिशा। कोरापुट खाने कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में है। कोरापुट खाने भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा में जो है, यह ओडिशा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। कौन? कोरापुट के खाने। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र कौन थे? क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी। क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र कौन कौन है? तो क्योंझर है, सुंदरगढ़ है और कालाहांडी है। क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी क्या है? तो ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं। और कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद, यानी नमाज जब पढ़ लिए थे सुबह में, उसके बाद जो है अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। नमाज पढ़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया। कहाँ पे? तो दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन, जहाँ पर शेख सूफी जो है प्रसिद्ध शेख है सूफी जो है प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। उनके 4 दीवारी के जो अंदर जो है उन्हें दफनाया गया। पूछ लेगा किन कहाँ पे दफनाया गया? तो एक प्रसिद्ध सूफी शेख थे बुरहानुद्दीन, उन्हीं के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर किनको दफनाया गया है? तो औरंगजेब को। किनको? तो औरंगजेब को दफनाया गया है। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है उज्जैन के निकट। कहाँ पे? तो उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। कहाँ? किस स्थान पर? तो दोहद नामक स्थान पर उज्जैन में 1618 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। इनकी माँ का नाम क्या था? तो मुमताज महल। कौन थे? मुमताज महल। और पिता जहांगीर थे।
ठीक है। 93 किस मूल्यों में सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? किस मूल्यों में से सरकार जो है फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या हो जाएंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर वर्ष में जो है 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्यों और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में क्या करता है? तो कार्य करता है। यह किसान को उनके उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? MSP किस मूल्यों में सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, MSP। 94 देखते हैं। जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। ये हो जाएगा परासरण। क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण कहलाती है। परासरण यानी ऑक्सोमोसिस। परासरण यानी ऑक्सोमोसिस। परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। यानी ऑक्सोमोसिस क्या कहलाता है? यानी परासरण। इसकी प्रक्रिया में जो है जल यानी विलायक के अणु जो है अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गमन करती है वही हमारी ऑक्सोमोसिस कहलाती है, यानी परासरण। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। मतलब पूछा जाएगा कि परासरण की प्रक्रिया जो है किस झिल्ली के द्वारा संभव नहीं है? तो अर्धपरागम्य। ठीक है, या किनके द्वारा संभव नहीं है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण देखते हैं। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषण करती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब पौधे किस विधि के द्वारा जो है अपने रोम से भूमि से जल का अवशोषित करती है? तो परासरण यानी ऑक्सोमोसिस के द्वारा। पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। इंपॉर्टेंट है कि पौधे के कोशिका में जो है जल का संचालन या संचलन किनके द्वारा होता है? तो परासरण के द्वारा यानी ऑक्सोमोसिस के द्वारा ही होता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। यानी नेकू नयापन, नेकू सयानप बांक नहीं। नेकू सयानप जो रेखांकित किया गया है उनका अर्थ क्या होगा? तनिक भी चतुराई, तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द जो है नेकू सयानप का अर्थ निम्न होता है। नेकू मतलब तनिक, थोड़ा, कम या अल्प, सयानप मानी चतुराई। ठीक है, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रीतकालीन कवि, रीतकालीन मतलब घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीतकालीन कवि थे वे। घनानंद की पंक्ति है जिसमें प्रेम के वियोग का पक्ष का विवरण है, वर्णन है। यानी अति सुधो स्नेह का मार्ग है किसने लिखा है? घनानंद ने। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो वो रीतिकालीन कवि थे, रीतिकालीन कवि थे। 96 चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। रिच्ड बाय नाउ तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हैड हो जाएगा। कि कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण, ये प्रश्न है कंडीशनल सेंटेंस है जिन्हें 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव इन्वर्जन फॉर्म इसका हो जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर हैड होगा। यानी
यानी हो जाएगा हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। ठीक है, 97। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल जो है डैश पर स्थित है, ये सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल कहाँ पे है? तो सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है। इसका क्या नाम है आधिकारिक? तो अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में की गई थी। जिसकी स्थापना कब की गई? 1856 में, तथा परिचालन 1862 में। स्थापना 1856 और परिचालन यानी 1862 में शुरू हुआ, यानी आवागमन। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है। यह पटना तथा भोजपुर के बीच जो है सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। कितनी लंबाई है? 1440 मीटर। इसकी स्थापना 1856 में हुई। आवागमन 1862 से शुरू हुई। इसका आधारिक नाम क्या है? तो अब्दुल बारी पुल है। ठीक है, अभी क्या किस नाम जानते हैं? तो कोइलवर पुल। कोइलवर पुल के नाम से जानते हैं। किस नदी पे है? तो बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है 5W6, क्योंकि 2023 का है। 2025 का आप याद रखिएगा। ठीक है, 99। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की जो है वह थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम है आपको फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, इसका अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की जो थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। ठीक है, कि इसका जो थीम है बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, यानी समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाता है। यानी इनका अगर उद्देश्य पूछता है कि जैव विविधता का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है पृथ्वी पर, यहाँ से देखिएगा कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक को क्या करना है? बढ़ाना है। जैव विविधता दिवस 2022 की थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2025 में इसकी थीम क्या थी? 2025 में जो इसकी थीम क्या थी जैव विविधता की, जो कि 22 मई को मनाई गई थी, तो 2025 में इसकी थीम थी प्रकृति के साथ सद्भाव और सतत विकास। प्रकृति के साथ सद्भाव और सतत विकास जो है इसकी थीम थी 2025 की। चलिए 100 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसके हो जाएंगे ए सारनाथ। क्या हो जाएंगे? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से आरंभ किए थे। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। कहाँ से किए थे? तो सारनाथ से। महात्मा बुद्ध उरुवेला यानी वर्तमान, जो कि उरुवेला वर्तमान बोध गया में है। कहाँ पे है? उरुवेला, जो कि बोध गया में है। बोध गया से सारनाथ आए थे। कहाँ से आए थे? तो उरुवेला से सारनाथ आए थे। उरुवेला कहाँ पे? तो बोध गया में है। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। यानी वहाँ पे 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे उनको प्रथम उपदेश दिए, जिससे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए? तो सारनाथ से। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किए। कहाँ से स्टार्ट किए? तो उरुवेला, जो कि बोध गया में है। वहाँ से सारनाथ आए और वहाँ पे 5 ब्राह्मण इनको मिले। वहाँ उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए, उनको शिष्य बनाए। प्रथम शिष्य थे। ठीक है, प्रथम उपदेश दिए उनको, और यही जो है तभी से धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 100 क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। 100 ऑफ 100 ख़त्म होता है। 25 सेट है इसमें। आज इसके सेट 1 हम सब साथ में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। 25 के 25 सेट एक ही वीडियो करके आएगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।